American power. What are the checks on the American power? History tells us that the empires declined because it decayed from within. हमारा इतिहास कहता है कि जो शक्तियाँ थी, पावर्स थी, वो अंदर जब वो पहले अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हुई तब जाके वो ख़त्म हुई. तो biggest constraint to American hegemony lie within the heart of hegemony itself. तो हम यहाँ पर तीन कॉन्स्टेंट्स देखते हैं अमेरिकन पावर में. नन ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स सीम टू ऑपरेट इन द ईयर्स फॉलोइंग 9/11. जो 11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो सारे ये तीन कॉन्स्टेंट उसके बाद नहीं फॉलो होते हैं. तो आप यहाँ देख रहे हो, द फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज़ द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ. What it is institutional architecture of the American state itself. वहाँ की जो संस्थागत जो आर्किटेक्चर है, देखिए, अ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. ये जैसे कि इंडिया में होता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द थर्ड इज पार्लियामेंट. ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो तीनों में डिवीजन ऑफ पावर दैट प्लेस significant breaks upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by the executive branch. तो यहाँ पर पहली रुकावट, पहली कांस्टेंट चेक जो है उनकी पावर, मिलिट्री पावर पर किसका है? that was of 3 organs of government, जो कि एग्जीक्यूटिव हैं और जुडिशरी है और थर्ड इज़ पार्लियामेंट. तो वहाँ पर मिलिट्री पावर पर उनका चेक है, चेक इज़ देयर. सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑन द अमेरिकन पावर इज़ आल्सो डोमेस्टिक इन नेचर. वो घरेलू टाइप का चेक है एंड स्टेम्स फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी. हमारी जो अमेरिकन सोसाइटी है, समाज, वो बड़े ओपन है, नेचर का है और ओपन नेचर का है. और although the American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective on domestic public opinion in the US, तो जो लोगों की, पब्लिक की, जनता की जो राय बनाने के लिए मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. There is nevertheless a deep skepticism regarding the purpose and method of government in the American political culture. और यहाँ पर जो कैसा जो गवर्नमेंट का क्या मेथड है, क्या वे है, उसका क्या पर्पस है, क्या रीज़न है कि वो कैसे एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पर एक डीप सेप्टिज्म भी है. यहाँ पर सेप्टिसिज्म बोल सकते हैं इसको. इसमें क्या है कि लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा चेक, मीडिया प्लेज अ वेरी मच चेक ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज मीडिया जो है पब्लिक की ओपिनियन लाती है. पब्लिक का विचार अगर किसी के अगेंस्ट हो जाएगा तो दैट पर्सन विल नॉट बी इन द पावर. So it is a third constant on the US that it's perhaps the most important. There is only one organization in the international system that could possibly moderate the exercise of American power today. आज की जो अमेरिकन पावर है उसमें सिर्फ एक जो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये चेक रखता है उसके ऊपर, उसकी पावर पर. नहीं तो अदरवाइज जो आर्मी है that वो कहीं भी एक्सीड कर सकती है. The US obviously has an enormous interest in keeping the alliance of democracies. अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो चाहता है कि वो ऐसे देशों से संधि रखे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, that follow the market economies, because वो उनके मार्केट की जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमी को वो इन्फ्लुएंस ना करें, उसकी जो एग्रेशन वगैरह. और therefore it is possible that its allies in the NATO में जो उसके allies हैं, मित्र देश हैं, वो उसकी जो US की हेजेमनी को मॉडरेट करते हैं, मॉडरेट अटैम्प्ट करते हैं. मॉडरेट मतलब नम्र रखते हैं, बीच का रखते हैं, मतलब हेजेमनी को ज़्यादा सुपरसीड नहीं करने देते हैं और एक चेक रखते हैं जो इसके अदर कंट्रीज आते हैं. भारत के रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द US. आपको पता है कि इंडिया फाउंड इटसेल्फ ऑन द अपोजिट साइड. अच्छा देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन के साथ था, इसके फ्रेंडशिप किसके साथ थी? फ्रेंडशिप ड्यूरिंग दोज ईयर्स वाज विद सोवियत यूनियन. रशिया बहुत बड़ा इसका एलाई था.
After the collapse of the Soviet Union, India suddenly found itself फ्रेंडलेस महसूस किया उसने। और अब उसका जो इंक्रीज जो बाहर का जो एनवायरनमेंट था दैट इज़ वेरी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब एनिमी, हॉस्टाइल वर्ड एनिमी के लिए उसका शत्रु वाला था, शत्रुता वाला था जो उसका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो एनवायरनमेंट था। अब इंडिया ने क्या डिसाइड किया, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का, लिबरलाइज करना लिबरल, थोड़ी सी छूट देने का कोशिश किया एंड इंटीग्रेट इट विद द ग्लोबल इकोनॉमी। उसको ग्लोबल जो इकोनॉमी थी, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा है कि जो आर्थिकी जो कि पूरे ग्लोब में जो पॉलिसीज़ चली हैं, ट्रेड पॉलिसीज़, उनके साथ उसने उसको क्या करना शुरू किया, अपने को रिलेट करना शुरू किया। इट मीन्स तो अब this policy and India's impressive economic growth rates in recent years have made the country an attractive economic partner for a number of countries. तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या देखता है, इंडिया को एज अ पार्टनर देखता है, एज अ डेमोक्रेटिक पार्टनर, डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसको इकोनॉमिक पार्टनर की तरह देखता है, बिकॉज उसके जो जैसे प्रोडक्ट्स हैं दैट कैन बी सोल्ड इन इट्स मार्केट। और साथ में क्या कर सकते हैं कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोड्यूस मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली भी वहाँ का जो जितना भी मटेरियल है दैट कैन बी वो यहाँ पर खपत हो सकती है। तो यहाँ पर न्यू फैक्टर्स फॉर इमर्जिंग इंडो यूएस रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छी हो गई है। दीज फैक्टर्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, अमेरिका की जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है दैट इज़ इंडो अमेरिकन अलायंस से वो पॉसिबल हुई है, इंटर रिलेटेड है। आप देखते हैं यूएस एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। भारत एक सॉफ्टवेयर जो सेक्टर में, सॉफ्टवेयर आपको होता है प्रोग्रामिंग वगैरह जो होती है, उसके लिए 65% इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। वो उसका एब्जॉर्बर कौन है, यूएस। 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ, आपको पता है कि सिलिकॉन वैली में जो या बोइंग जो उसका जो एयरक्राफ्ट के बारे में बता रहे हैं इंडियन ओरिजिन का है। 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ, 3 लाख इंडियन वर्क्स इन सिलिकॉन वैली, 3 लाख और इंजीनियर्स हैं मोस्टली। 15% ऑफ द ओल्ड हाईटेक स्मार्टअप, जितने भी हाईटेक स्मार्टअप से इंडियन, गूगल का जो सीईओ दैट इज आल्सो ऑफ इंडियन। ओके ओके, तो यहाँ इंडिया हैज़ टू डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट वांट विद यूएस। और ये ग्लोबल हेजीमनी का जो ये टाइम चल रहा है यूएस की, तो चॉइस इज़ नॉट, इट इज़ टू गो विद यूएस ओनली। दोज इंडियन analysts who see international politics largely in the terms of military power are fearful of the growing closeness between India and the US। लोग वो जो बाहर की जो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें लोग डर भी रहे हैं कि द क्लोज रिलेशनशिप इज़ गोइंग ऑन विद यूएस एंड इंडिया। तो बिकॉज यूएस जो है दैट इज़ वो चाइना से ओपोज है, कैपिटलिस्ट है ना, और चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट, और इंडिया का भी चाइना नॉट फ्रेंड नहीं है। ओके, so because these two are they are friendly in various places. They would prefer that India maintain its aloofness from Washington, वो वाशिंगटन से दूर रहे और अपनी पावर की और वो ज़्यादा फोकस करे। तो यहाँ पर अदर एनालिस्ट दे सॉ द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द यूएस इंडिया। ये कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, ये ऐतिहासिक अवसर है कि भारत और ज़्यादा आगे बढ़े। दे वुड अलाउ इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ द यूएस हेजीमनी, कि यूएस का जो लीडरशिप है उसकी हेल्प, उसकी वो फ़ायदा उठाए और म्यूचुअल कन्वर्जेंस, मतलब एक दूसरे में मिलजुल करके जो एक दूसरे से कन्वर्स करके, मतलब उनके आइडियाज़ और वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अपने लिए। और अगर वो यूएस का अपोज करेंगे तो दैट विल बी harmful for it also। थर्ड ग्रुप ऑफ एनालिस्ट भी दे आर एडवोकेटिंग दैट इंडिया क्या करता है, अपनी लीड ले, शुड टेक अ लीड, और जो दूसरी कंट्रीज के साथ कोएलिशन करके, मिलजुल करके अपने को हेड करे, मतलब
हेजीमनी स्टार्ट करे। ओके, तो नाउ हाउ दिस हेजीमनी कैन बी, क्या ये लास्ट करेगी, क्या ये मतलब हिस्ट्री आपको, हिस्ट्री बहुत अच्छे आंसर्स देती है, प्रोवाइड क्लूज विथ फैसिनेटिंग क्लूज, दे गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट। और यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे देयर आर सम रूल्स एंड नॉर्म्स कॉल्ड द लॉज ऑफ वार दैट रिस्ट्रिक्ट बट डू नॉट प्रोहिबिट वार। आपको पता है जो युद्ध है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए लॉज बना सकते हैं, चेक हो सकते हैं, बट नो वन कैन स्टॉप दैट। हिस्ट्री हमारी यही कहती है, कितने भी पूरे संसार में कब कितना भी शांति रही तो बाद में दैट लीड टू वार्स आल्सो। तो यहाँ पर तो इंटरनेशनल जो लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसके ऊपर सब वन इज़ देयर टू चेक दिस। और यहाँ पर अभी नो सिंगल पावर इज़ एनीवेयर, अभी तो इस टाइम में कोई भी ऐसी पावर नहीं दिखती जो कि यूएस को चैलेंज कर सके। और ये जो हेजीमनी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, हमारे जैसे इंडिया जैसी कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी अवसर कर क्रिएट करी है, तो जैसे कि रेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, तो इसको बेस्ट यूटिलाइज करके और इससे अपोज नहीं करके इसको यूटिलाइज करके अपने लिए बेनिफिट करना, दिस इज़ कॉल्ड बैंड वैगन स्ट्रेटजी। बैंड वैगन स्ट्रेटजी, व्हाट स्ट्रेटजी? टेक द हेजीमनी इन इट्स फेवर, बैंड वैगन स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी है ओपन टू स्टेट इज टू हाइड, ये डोमिनेंट पावर से छुप जाओ, मतलब हाइड इट फ्रॉम द डोमिनेंट पावर। जैसे चाइना है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, ये क्या कर रहे हैं, ये दे आर हाइडिंग फ्रॉम दिस डोमिनेंट पावर, दे स्टेइंग अलूफ, अलग रह रहे हैं, बिलो द रडार। ओके, और ये आजकल ये पॉसिबल नहीं है, दे आर कॉल्ड सेकेंड रैंक पावर। चाइना इज आल्सो सेकेंड रैंक पावर, चाइना, India is also China is second ranked power in this world. India is also emerging. Russia अब और lower level पर है. Russia is also emerging. Some people believe that resistance to American hegemony may not come from other states. Countries के साथ से नहीं आएगी resistance, विरोध अपनी कंट्री में ही विरोध होगा उसका, ठीक है। सम अमेरिकन हेजीमनी जो है ये ख़त्म होगी विद इन द इंटरनल जो डिक्लाइन होगा, वहाँ पर इंटरनल जो मतलब लोगों की जो विरोध होगा, लोगों का दे रिजेंट द एग्जिस्टिंग सोसाइटी, देन द डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी इज़ पॉसिबल। नाउ दिस